बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने A+ सीरीज़ का टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करना है कि जिसका ताल्लुक भी यूनिट नंबर 4 के साथ ही है। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। द फ्रीक्वेंसी इन द फंडामेंटल एंड द नेक्स्ट हायर मोड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 68 सेंटीमीटर आर। आपने ओपन ऑर्गन पाइप के लिए F1 और F2 निकालना है ना। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? F1 इक्वल्स V ओवर 2L। वेलोसिटी क्या थी? 340। 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। लेंथ कितनी थी? 68 सेंटीमीटर। 68 की जगह क्या लिखा आ जाएगा? 68 ओवर 100। प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, ये 34 और 68 कैंसिल होके यहाँ से 34 गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 यानी 10, और 68 की जगह क्या आ जाएगा? 2, एंड 2 इंटू 2 बिकम्स 4, और ये 100 ऊपर जाके 10 को क्या कर देगा? 1000। सो दिस बिकम्स 1000 ओवर 4, दैट इज 250 हर्ट्ज। और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट हार्मोनिक कौन सा होता है? F2, एंड F2 इज ट्वाइस ऑफ F1। तो अगर F1 कितना था? 250, तो ट्वाइस ऑफ F1 कितना हो जाएगा? 500 हर्ट्ज। 86 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 87। A pipe close at one end produces a fundamental note of 412 hertz. It is cut into two pieces of equal length. The fundamental notes produced by the two pieces are. आपके पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी F1 क्या थी? 412 हर्ट्ज। आपके पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L था और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी V ओवर 4L यानी F1 क्या थी? 412 हर्ट्ज। आपने क्या किया? आपने उसको दो इक्वल पीसेस में कट कर दिया। अब जब आप इस पाइप को दरमियान से दो इक्वल पीसेस में कट करेंगे तो जो एक पीस बनेगा वो क्लोज ऑर्गन पाइप बनेगा कि जिसकी लेंथ पहले के मुकाबले में L/2 होगी, और जो दूसरा पीस बनेगा वो ओपन ऑर्गन पाइप बनेगा। वो अलग बात है, इसकी भी लेंथ पहले के मुकाबले में L/2 होगी। नो प्लीज, अब हमने इन दोनों कट हुए पीसेस की F1 यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। नो ये वो पीस है जो कट होने के बाद हाफ ऑफ लेंथ वाले क्लोज ऑर्गन पाइप में कन्वर्ट हुआ है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? V ओवर 4 इंटू लेंथ, और लेंथ पहले के मुकाबले में क्या होगी? L/2। ये 2 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 2V ओवर 4L। प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, F1 इक्वल 2, और ये V ओवर 4L क्या था? 412, एंड दैट कम्स आउट टू बी 824 हर्ट्ज। और अगर आप देखें तो इतना ही आपको ये बताने के लिए काफी है कि पहली ऑप्शन 824 हर्ट्ज आपको सिर्फ किस में दिखाई दे रही है? डेल्टा में। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करें तो जरा दूसरे पाइप का भी एनालिसिस कर लें। दूसरा कट हुआ हुआ पीस जो कि कट के बाद हाफ ऑफ लेंथ वाले ओपन ऑर्गन पाइप में चेंज हो गया था, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? F1 इक्वल्स V ओवर 2 इंटू लेंथ, और लेंथ क्या थी? L/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स V ओवर L। नाउ प्लीज आप यहां से देखिएगा, मैंने F1 जो कि V ओवर L आ गया को क्या किया है? 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, तो दैट बिकम्स F1 इक्वल्स 4 इंटू V ओवर 4L। अब प्लीज आप ध्यान से देखिए, F1 इक्वल 4, और ये ब्रैकेट के अंदर V ओवर 4L क्या बन गया? 412, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1648 हर्ट्ज। आपके 87th MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 88। If the frequency of the wave is 360 per second, the distance between the two nearest nodes or antinodes is 1 meter, then the velocity of the wave is. स्टेशनरी वेव्स के लिए दो लगातार नोड्स या दो लगातार एंटी नोड्स के दरमियान का फासला किसके बराबर होता है? λ/2, और λ/2 कितना गिवन है? 1 मीटर। यहां से 2 उधर ले जाए तो लैम्डा क्या आ जाएगा? 2 मीटर। V इक्वल्स F लैम्डा। V इक्वल्स F कितना था? 360, लैम्डा कितना था? 2। 360 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 720 मीटर पर सेकेंड। 88 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 89. Standing waves are produced in a 10 meter long stretched string
If the string vibrates in 5 segments and the wave velocity is 20 meter per second, then the frequency is. Stretch string के लिए जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Fn equals NV/2L. नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कितने पैदा हो रहे थे? 5. N कितना पैदा हो रहा था? 5. वेलोसिटी वेव की कितनी थी? 20. 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. लेंथ कितनी थी जी स्ट्रिंग की? 10. 2 into 10 20 और 20 आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए. सो फ्रीक्वेंसी comes out to be 5 hertz. आपके 89th MCQ का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 90. Two waves of same frequencies traveling in same medium but in opposite direction. सबसे अहम वर्ड है. If superposed give rise to stationary waves या frozen waves या standing waves. 90th का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 91. The principle of superposition in wave motion tells that in a motion in which two or more waves are simultaneously producing their displacement in a particle, then the resultant. तो अगर किसी भी मीडियम में किसी भी पार्टिकल पे सिमिल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा वेव्स फॉल कर रही हो, यानी इकट्ठी फॉल कर रही हो, एक ही वक्त में फॉल कर रही हो, तो उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तमाम वेव्स के दिए हुए इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के. एंड दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आपके 91 MCQ का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 92. A particle is vibrating in simple harmonic motion with an amplitude of 4 centimeter. This is x naught. What displacement from the equilibrium position? आपने x निकालना है. Is its energy half potential and half kinetic. आपने SHM के दौरान वो जगह बतानी है कि जहां पे ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी का हाफ क्या हो जाए काइनेटिक और हाफ क्या हो जाए पोटेंशियल. यानी अगर कोई ऑसिलेटर 10 जूल की टोटल एनर्जी के साथ SHM कर रहा है तो आपने वो जगह बतानी है कि जिस जगह पे उसकी 10 जूल में से 5 जूल क्या हो जाए काइनेटिक एनर्जी और 5 जूल क्या हो जाए पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, इसका एक और मतलब भी है. आपने वो जगह बतानी है कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए. SHM के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हाफ के और हाफ के क्या हो गया? कैंसर. सो दिस कम्स आउट टू बी दिस. एक्स के इक्वल्स एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर इधर माइनस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस. तो दिस कम्स आउट टू बी दिस. 2x स्क्वायर इक्वल्स एक्स नॉट स्क्वायर. 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. और दोनों तरफ का क्या लेने? स्क्वायर रूट. तो x comes out to be x naught over square root 2. x naught एम्पलीट्यूड कितना था? 4. 4 by square root 2. 4 can be written as 2 into 2 and 2 by square root 2 is square root 2. आपके 92 MCQ का आंसर क्या होगा? 2 square root 2 सेंटीमीटर. यानी आपके 92 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा. Question number 93. A tuning fork makes 256 vibrations per second in air. When the velocity of the sound is 330 meter per second, then the wavelength of the tone emitted is. It's not about the numerical or the formula. It's about the calculation. How to solve this numerical without using calculator. Lambda equals V over F. V क्या था? 330. F क्या था? 256. सबसे ध्यान से देखिएगा. 330 is almost 320 and 256 is almost 250. 0 0 कैंसिल हो गया. 32 and 25 is almost 24. 8 पे डिवाइड करें तो 32 by 24 comes out to be 4 by 3 and 4 by 3 is 1.33 मीटर and 1.33 मीटर के क्लोजेस्ट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 1.29 मीटर. आपका 93rd MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा. Question number 94. For a particle executing simple harmonic motion, which of the following statement is not correct? एक एक ऑप्शन देख लें. अल्फा क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स द सेम. ये आपने पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम में कि टोटल एनर्जी एसएचएम में किसी भी जगह पे क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. अल्फा सेंटेंस बिल्कुल सही है. बीटा, द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट एंड दैट इज मीन पोजीशन. बीटा जुमला भी बिल्कुल सही है. चार्ली, द रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे मैक्सिमम होगी? जहां पे x मैक्सिमम होगा. और डिस्प्लेसमेंट यानी x कहां पे मैक्सिमम होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है. अल्फा सही है, बीटा सही है, चार्ली सही है. आपके 94 MCQ का आंसर होगा डेल्टा. डेल्टा चेक कर लें. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन. ये जुमला गलत है क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर x. और इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे x जीरो होने से एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं होता,
मिनिमम होता है। गलत सेंटेंस तलाश करना था। 94 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 95, a body is executing simple harmonic motion with an angular frequency of 2 radians per second. This is omega. The velocity of the body at 20 millimeter displacement, this is x. When the amplitude of motion is 60 millimeter, this is x naught is. आपने वेलोसिटी निकालनी है। SHM के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल्स ओमेगा क्या था 2, एम्पलीट्यूड 60, मीन पोजीशन से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 20, 3600, 400, this comes out to be this. v equals 2 square root 3200. Now 3200 can be written as 16 into 2 into 100. 2, 16 का square root 4, 100 का square root 10, 2 का square root, 2 का square root, 2, 4, 10 और 2 का square root क्या होता है 1.4, that is 14 by 10. 10 और 10 क्या हो गया? कैंसल. 4 into 2, 8. 8 into 14 is 112 and the closest answer to the 112 is 113 millimeter per second. 95 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 96, at a displacement of 3 centimeter from the mean position, the acceleration of the particle performing SHM is 12 centimeter per second square. The periodic time of the particle is. Now acceleration का फॉर्मूला a equals omega square x अभी आपके साथ डिस्कस किया. Now आप सबको पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 pi by t. So this become a equals x और ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 pi by t का होल स्क्वायर यानी 4 pi स्क्वायर बाय t स्क्वायर. यहां से t स्क्वायर इधर ले आए, a इधर ले आए तो t स्क्वायर इज 4 pi स्क्वायर x by a. 4 वैसे का वैसा, पाई स्क्वायर वैसे का वैसा. डिस्प्लेसमेंट कितना था 3, एक्सेलरेशन कितना था 12. प्लीज ध्यान से देखिएगा 3 into 4 12, 12 और 12 हो गया कैंसल. तो t स्क्वायर कम्स आउट टू बी पाई स्क्वायर. सो t कम्स आउट टू बी पाई सेकंड, दैट इज 3.14 सेकंड. आपके 96 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 97, अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक motion between the points x1 and x2, the equilibrium position being O, its potential energy is plotted. It will be as given below. याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मिनिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है. और ये आपको किस में दिखाई दे रहा है? ग्राफ सी में. 97 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली. लेकिन जरा एक ग्राफ देख लें जरा. अल्फा ग्राफ क्या शो कर रहा है एसएचएम की वेव फॉर्म को. बीटा ग्राफ क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. चार्ली ग्राफ किसको शो कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को, जो हमारे इस एमसीक्यू का आंसर है. और डेल्टा ग्राफ किसको शो कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को. आई रिपीट 97 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली. क्वेश्चन नंबर 98, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज मेड 3/4 कीपिंग इट्स टाइम पीरियड कांस्टेंट. इट्स टोटल एनर्जी इज. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. This goes to show energy is directly proportional to square of amplitude. तो अगर एम्पलीट्यूड में कितनी चेंज आ रही है 3/4 की, तो चूंकि एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो अगर एम्पलीट्यूड में कितनी चेंज आ रही है 3/4 की, तो एनर्जी में कितनी चेंज आ जाएगी 3/4 के स्क्वायर की, दैट इज 9/16. 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? Charlie. Question number 99, a body is executing SHM. Which of the following properties remain same at each point of its path during motion? एक ऑप्शन देख लें. अल्फा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहता, मीन पोजीशन पे मिनिमम हो जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाता है. बीटा वेलोसिटी रिवर्स बिहेव करती है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती, मीन पे मैक्सिमम हो जाती है और एक्सट्रीम पे मिनिमम हो जाती है. चार्ली फेस लगातार चेंज हो रहा होता है, मीन पे 0 होता है, एक्सट्रीम पे 90 होगा, दोबारा मीन पे 180 होगा, दूसरी एक्सट्रीम पे 270 होगा और फिर जब वो दोबारा ऑसिलेटर मीन से पास करेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा. सो एक्सेलरेशन वेलोसिटी फेज लगातार चेंज हो रहे होते हैं ड्यूरिंग एसएचएम. नहीं चेंज होती तो क्या नहीं चेंज होती? टोटल एनर्जी. आपने एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम में पढ़ा होगा. 99 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? टोटल एनर्जी यानी डेल्टा. Question number 100, the apparent change in frequency of the wave due to relative motion between source of wave and the observer is called, one of the easiest MCQs, Doppler's effect. 100 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 101, if a source of a sound waves producing wave frequency of 200 Hz, this is F,
and speed 330 meter per second, this is V. Moves with a speed of 20 meter per second, this is US, speed of source, towards a static या stationary observer. The Doppler shift is, Doppler shift कहते हैं change in lambda को या change in wavelength को, and Doppler shift is equal to US over F. US कितना था 20, F कितना था 200. This comes out to be 0.1 meter और 10 सेंटीमीटर. 101 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा. Question number 102. A 30 centimeter long string with both end clamped and it's disturbed transversely. It is vibrating in its second harmonic. The wavelength of the constituent wave is. धागे में पैदा होने वाली waves की generalized wavelength का formula क्या होता है? Lambda equals 2L over n. Lambda आपने निकालना था equals to length कितनी थी 30 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कितने थे? 2 और 2 कैंसिल हो गया. आंसर कम्स आउट टू बी 30 सेंटीमीटर. 102 का आंसर क्या होगा? चार्ली, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर धागा दोनों किनारों से क्लैंप हो तो फिर जनरलाइज वेवलेंथ का फॉर्मूला यही लगेगा 2L over n. लेकिन अगर धागा एक किनारे से क्लैंप हो और दूसरे किनारे से फ्रीली वाइब्रेट कर रहा हो तो फिर वो धागा कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा? लाइक अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, कि जिसके लिए जनरलाइज वेवलेंथ का फॉर्मूला ये नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? 4L over n हो जाएगा. तो अगर धागा दोनों तरफ से क्लैंप हो तो धागा कैसे बिहेव करता है? लाइक ओपन ऑर्गन पाइप, और उसके लिए जनरलाइज वेवलेंथ का फॉर्मूला 2L over n, जिसमें n क्या है? 1 2 3 4 5 तमाम हार्मोनिक्स. लेकिन अगर धागा एक साइड से क्लैंप हो और दूसरी साइड से फ्री हो तो फिर धागा कैसे बिहेव करना शुरू कर देता है? लाइक अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, कि जिसके लिए जनरलाइज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इक्वल्स 4L over n, और अब उसमें n क्या होगा? 1 3 5 7, क्योंकि आपको पता है क्लोज ऑर्गन पाइप में इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते. आपके 102 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली. Question number 103. A string clamped at its both ends vibrate in 8 loops at frequency f. If the tension in the string is quadrupled, 4 गुना ज्यादा हो गई, and then the string is made to vibrate in 8 loops, the new frequency will be. अच्छा, आपने धागे में नंबर ऑफ लूप्स क्या रखे? सेम रखे. धागे की मास पर यूनिट लेंथ भी क्या रही? सेम रही. धागे की लेंथ भी क्या रही? सेम रही. बस किसी तरीके से आपने धागे की टेंशन 4 गुना ज्यादा कर दी. तो बताएं, अगर पहले उस धागे में कितनी फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही थी? f, तो अब उस धागे की जनरेट होने वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रिंग के लिए जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f इक्वल्स n over 2L स्क्वायर रूट f over m. इसमें n क्या है? नंबर ऑफ हार्मोनिक्स. l क्या है? स्ट्रिंग या धागे की लेंथ. m क्या है? धागे की मास पर यूनिट लेंथ. और f क्या है? कैपिटल F. ये क्या है? धागे की टेंशन. तो इसका मतलब स्मॉल f यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग. और आगे क्वेश्चन जबानी भी हो सकता है, अगर टेंशन में 4 गुना इजाफा हो गया तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी में 2 गुना इजाफा हो जाएगा. 103 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली. क्वेश्चन नंबर 104. द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 0.8 मीटर. नाउ दिस इज x in a wave of frequency 120 hertz. This is f is 0.5 pi. This is a phi. The wave velocity is. हमने पढ़ा था कि phi का फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई x ओवर लैम्डा, और x क्या है? पाथ डिफरेंस. phi कितना था? 0.5 पाई इक्वल 2 पाई x कितना था? 0.8 लैम्डा. हम यहां से निकाल लेते हैं. कैसे? पाई और पाई क्या हो जाएगा? कैंसल. डेसिमल और डेसिमल भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल. 2 into 8 is 16. 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 16/5. नाउ v इक्वल्स f लैम्डा. f कितना था? 120. लैम्डा कितना था? 16/5. अब इसको भी करने का आसान सा तरीका देखें ना जरा. 120 into 16 को क्या ले लें? 15. तो दिस इज 15/5. 15/5 is 3. 3 into 120 is 360. 360 के क्लोजेस्ट आंसर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 384. 104 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी 384 meter per second. Question number 105. A spring system executes simple harmonic motion. If a load is added to it, then the time period of the spring mass system will be. Mass spring system के लिए time period का formula क्या होता है? T equals 2 pi square root m over k. ये क्या शो कर रहा है? Time period is directly proportional to square root of load और square root of mass. तो अगर load यानी mass में इजाफा हो रहा है तो time period में भी क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा. आपके 105 MCQ का आंसर क्या आएगा? Alpha, यानी increased. Question number 106. How much will be the length of the simple pendulum if its time period is 1 second? सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G. दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर
एल ओवर जी, यहां से एल की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब प्लीज यहाँ पे शॉर्टकट देखिएगा, जी कितना है 9.8, ऑलमोस्ट 10, पाई क्या होता है 3.14, तो पाई का स्क्वायर भी ऑलमोस्ट 10 के आसपास का आंसर आएगा। इसका मतलब जी और पाई स्क्वायर रफली कैलकुलेशंस में कैंसिल हो सकते हैं। यहां से शॉर्टकट याद रखिएगा, वैल्यू वाइज जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई स्क्वायर, आगे भी किसी क्वेश्चन में काम आएगा। और अब यहां से क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, क्यों, टाइम पीरियड कितना था 1, तो ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर ओवर 4, 1/4 इज 0.25 मीटर। 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 107, a weight suspended from an idle spring oscillates up and down with a time period of t. If the amplitude of the oscillation is doubled, then the time period will be t equals 2 pi square root m over k. मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए आपको याद होगा, इस फॉर्मूला में आपको कहीं पे भी एम्पलीट्यूड का कोई पैरामीटर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टाइम पीरियड उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। 107 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा टी। Question number 108. The displacement of the body performing SHM is x equals 0.5 cos pi by 4 into t. The displacement of the body at t equals 4 by 3 second will be. ये क्वेश्चन गिवन है, x equals 0.5 cos pi by 4 into t, x equals 0.5 cos pi by 4 और टाइम कितना था 4 by 3, जब 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, x equals 0.5 cos pi by 3, 0.5 को क्या लिखा जा सकता है 1/2, cos pi by 3 is cos 60 degree which is also 1/2, that becomes 1/4, x becomes 0.25 of meter। 108 MCQ का आंसर क्या होगा, चलिए Question number 109. The frequency of the mass spring system is F. If the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is attached to one of the springs, then the frequency of the oscillation is. आपके पास एक स्प्रिंग था, फर्स्ट करें उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था K, वो मैस के साथ अटैच हुआ था और किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा था, F के साथ, ठीक हो गया। अब आपने स्प्रिंग को 4 इक्वल हिस्सों में काट दिया, हर हिस्से की लेंथ पहले के मुकाबले में 4 गुना कम हो जाएगी। स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर हर हिस्से की लेंथ पहले के मुकाबले में 4 गुना कम हो गई है तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट पहले के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था K और आप उस स्प्रिंग को 4 इक्वल हिस्सों में कट करते हैं, तो अब उन चारों हिस्सों में से किसी भी एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 4K। अब आपने उस एक हिस्से को किसके साथ लगा दिया, उसी मैस के साथ दोबारा लगा के ऑसिलेशन शुरू करवाई। अब बताएं नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स 1/2 पाई स्क्वायर रूट K ओवर M। ये क्या शो कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां से रेशियो निकालें तो F2 by F1 इक्वल्स स्क्वायर रूट K2 by K1। F2 नई फ्रीक्वेंसी जो आपने निकालनी थी, F1 पुरानी फ्रीक्वेंसी जो कितनी थी F, K1 इनिशियल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट विच वाज K, K2 चार हिस्सों में कटने के बाद किसी एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज 4K। K और K आपस में कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा स्क्वायर रूट 4। F उधर जाके जब स्क्वायर रूट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F2 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 4F या 2F। 109 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 110, द डायग्राम शोज अ वेव which of the following is the phase difference between the points B and E। एक सिंपल सा शॉर्टकट याद रखिएगा, पूरा लैम्डा 2 पाई का फेस डिफरेंस पैदा करता है, यानी लैम्डा का पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई का फेस डिफरेंस। नहीं समझ आया, इधर देखें, दिस इज कंप्लीट लैम्डा, एक मुकम्मल वेवलेंथ है। इसमें ये किसको शो कर रहा है 0 डिग्री को, ये किसको शो कर रहा है 90 डिग्री को, ये किसको शो कर रहा है 180 डिग्री को, ये किसको शो कर रहा है 270 डिग्री को, ये किसको शो कर रहा है 360 डिग्री को, विच इज 2 पाई रेडियंस। तो द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू द फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई रेडियंस। अब वेव आपके सामने भी सवाल में भी बनी हुई है, मैंने भी यहां पे बना दी। बी और ई के दरमियान आपने क्या करना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो बी और ई के दरमियान से ध्यान से देखिएगा, 1 लैम्डा 2 लैम्डा का फर्क है। तो बी और ई के दरमियान कितने का फर्क है,
2 लैम्डा का। तो अगर 1 लैम्डा क्या पैदा करता है 2 पाई रेडियंस का फेज डिफरेंस, तो 2 लैम्डा क्या पैदा करेगा 4 पाई रेडियंस का फेज डिफरेंस। आपके 1/10 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 111, अ स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज अ मास per unit length of 1 gram per meter. The tension in the string is 40 Newton. If it is plucked at a distance of 50 centimeter from one end, then the frequency of the vibration will be. Stress string के लिए fundamental frequency का formula क्या होता है? F1 equals 1 over 2L square root F over M. 1, 2, length कितनी थी 2, टेंशन कितनी थी 40 और mass per unit length यानी small m कितना था 1 ग्राम पर मीटर का तो इश्यू नहीं है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में आंसर लाने के लिए बाकी सारी चीजों का भी यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल वाले होने चाहिए, और ग्राम सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट नहीं है, सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। तो ग्राम को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में, और ग्राम किसके बराबर होता है 10⁻⁻3। प्लीज ध्यान से देखिएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 2 × 2 4, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 × 10⁻4 विच इज 200/4, दैट इज 50 हर्ट्ज। कभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, जबकि आप प्लग कहां से कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर से यानी क्वार्टर ऑफ द लेंथ से। तो आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्वार्टर ऑफ द लेंथ से प्लग करने से 2 हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। तो आपने 2 हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में निकालनी है, यानी आपने क्या निकालना है F2 निकालना है, और F2 किसके बराबर होता है 2F1 के, और F1 क्या था F1 आपके पास क्या था 50, F1 आपके पास क्या था 50, तो 2 × 50 क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज। आपके क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या आएगा 1000 हर्ट्ज नहीं, आपके क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या आएगा 100 हर्ट्ज, यानी आपके क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 112, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM is x equals x naught cos omega t. What is its initial phase? आपने पढ़ा होगा रूटीन की क्लासेस में कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन साइन पे डिपेंड कर रही हो तो इसका मतलब ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट हो रही है मी पोजीशन से, इसका मतलब इनिशियल फेज क्या होगा 0 डिग्री। और अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कॉस पे डिपेंड कर रही हो इसका मतलब ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट हो रही है एक्सट्रीम पोजीशन से, और अब इनिशियल फेज क्या होगा 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। आपके 112 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 90 डिग्री यानी बीटा। क्वेश्चन नंबर 113, which of the following could be the frequency of ultraviolet radiations? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपको पता है विजिबल लाइट से ज्यादा होती है जबकि वेवलेंथ कम होती है। बेसिक आपकी यहाँ पे बुक की इंफॉर्मेशन है। 113 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी हो सकती है, कैसे F equals V/λ, V speed of ultraviolet या electromagnetic rays that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है दैट इज 3 × 10⁻⁷। सो 3 और 3 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, 10⁻⁷ ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+7। आई रिपीट 113 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा डेल्टा यानी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 114, which of the following gives 3 regions of the electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength? Increasing wavelength का क्या मतलब है डिक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का क्या मतलब है डिक्रीजिंग एनर्जी। तो आपने स्पेक्ट्रम में ऐसे मूव करना है कि एनर्जी में कमी आए और वेवलेंथ में क्या हो इजाफा हो, यानी गैमा से रिवर्स चलें। तो गैमा से रिवर्स चलने पे पहले क्या आएगा, फिर आपके पास एक्सरेज आएंगी, फिर क्या आएगा अल्ट्रावायलेट, फिर क्या आएगा विजिबल, फिर क्या आएगा इंफ्रारेड एंड सो ऑन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड सो ऑन। 114 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली। और स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, द डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट at the same instant of two waves P and Q of equal frequency and having amplitude of y and 2y respectively. The waves are superimposed to give a resultant wave. What is the amplitude of the resultant wave and what is the phase difference between the resultant wave and the wave P? जरा ध्यान से प्लीज देखिएगा, ये वेव P है, ये वेव क्या है Q है। ये आपस में जब सुपरपोज होंगी तो आप देख सकते हैं कि Q का 2y वाला ट्रफ P के y वाले
क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है। तो जब ट्रफ क्रेस्ट पे फॉल करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और दोनों एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे और कामयाबी किसको हासिल होगी या सर्वाइव कौन करेगा, जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा है। तो अगर मैं आपके सामने रिजल्टेंट वेव बनाऊं जिसको मैं आर का नाम दे देता हूं, तो रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह की बनेगी। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2y माइनस y यानी y, और रिजल्टेंट वेव का ट्रफ P के क्रेस्ट के आमने सामने आ रहा है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेव Q के तो इन फेज होगी लेकिन रिजल्टेंट वेव P के कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होगी, यानी रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस Q के हिसाब से क्या होगा, 0, लेकिन रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस P के हिसाब से क्या होगा, 180 डिग्री। यानी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आएगा, y, और रिजल्टेंट वेव का P के हिसाब से जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, 180 डिग्री यानी पाई रेडियंस। आपके 115 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। यानी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आएगा, y, 2y माइनस y की वजह से, और रिजल्टेंट वेव Q के इन फेज होगी लेकिन रिजल्टेंट वेव P के कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होगी, यानी उल्टी होगी, रिवर्स होगी, और कितने का फेज डिफरेंस रखेगी, 180 डिग्री का या पाई रेडियंस का। आई रिपीट, आपके 115 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, बीटा। सो होपफुली आज के सवाल भी आपको पिछले लेक्चर्स की तरह बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।